हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समकालीन भारत विषय का अध्याय 3 जल संसाधन। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर बहुवैकल्पिक प्रश्न और इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। और यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है क है अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, ख है अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। इसी प्रकार से ग है आपका ऑप्शन अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र और घ वाला है कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा बच्चों। उत्तर आप ठीक इस प्रकार से लिखें। सबसे पहले लिखेंगे जल की कमी से प्रभावित क्षेत्र और हेडिंग डाल के लिखेंगे यहाँ पर ख वाला ऑप्शन ग और घ वाला, ये आपके जल की कमी से प्रभावित क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट लिखेंगे जल की कमी से अप्रभावित क्षेत्र में और यहाँ पर क वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। और इसके बाद आइए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। और यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं क है बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहाँ जल की कमी होती है। ख है बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। और ग वाला है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। इसी प्रकार से घ वाला है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं। उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर आप लिखेंगे ग वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला है बच्चों इसी प्रश्न का पहले प्रश्न का थर्ड पार्ट है। यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें गलती पहचानें और दोबारा लिखें। तो क वाला है यहाँ पर शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। और ख वाला है नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता। ग वाला है गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। और घ वाला है आपका आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। तो आपने इनको पहचानना है और इन्हें सही करके लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे क वाले को पहले लिखेंगे शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली से जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। इस प्रकार से आप इसे सही करके लिख सकते हैं। ख वाले का लिखेंगे नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव अवरुद्ध हो जाता है। और ग वाले का लिखेंगे गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव करने पर उतारू हो गए। और आपके सही हो जाएंगे सारे ऑप्शन। इसी प्रकार से ग वाले का लिखेंगे आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के कारण छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होती जा रही है। और ये सारे ऑप्शन आपके हो गए बच्चों, आप देख सकते हैं। इन्हें आपने सही करके लिखना था और इसी प्रकार से आप लिखते चले जाएं, इन्हें याद भी करें साथ साथ। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न आता है आपका और इसमें पूछा है दूसरे प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। और इसका जो है फर्स्ट पार्ट है, पहला प्रश्न है व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीनीकरण योग्य संसाधन हैं। उत्तर लिखेंगे जल एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता, हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुनः पूर्ति संभव है। जैसे कि आप लिख सकते हैं उदाहरण में जल का प्रयोग यदि उद्योगों में या घरेलू कामकाज में किया जाता है तो इससे जल दूषित हो जाता है किंतु समाप्त नहीं होता। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस फर्स्ट पार्ट का उत्तर। इसी प्रकार से अगला है आपका दूसरे प्रश्न का सेकंड पार्ट। यहाँ पर बच्चों जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। उत्तर क्या लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे जल के विशाल भंडार तथा नवीनीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए
निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। और क्या क्या कारण है वो यहाँ पर लिखेंगे आप पॉइंट बनाकर। नंबर 1 लिखेंगे बढ़ती जनसंख्या, हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए, अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखते चले जाएं। और दूसरा लिखेंगे जल का असमान वितरण, हेडिंग डाल लेंगे। और फिर लिखेंगे भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। तीसरा लिखेंगे बच्चों निजी कुएं या नलकूप, और हेडिंग डाल देंगे। फिर लिखेंगे बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। आई बात समझ में? इस प्रकार आप लिखते चले जाएं। और चौथा लिखेंगे आप यहाँ पर औद्योगिकीकरण, स्वतंत्रता के बाद हुए औद्योगिकीकरण के कारण भारत में अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है, इस कारण भी जल की कमी का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं दूसरे प्रश्न के सेकंड पार्ट का उत्तर। इसका आता है बच्चों फिर थर्ड पार्ट है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। उत्तर लिखेंगे नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य पालन। ऐसी योजनाओं को बहुउद्देशीय योजनाएं कहा जाता है। इस परियोजना से कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे लाभ और हेडिंग डाल देंगे नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं की जाती अपितु इनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। यहाँ एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं लाभ में। और उसके बाद लिखेंगे हानियाँ, तो हानियाँ लिखकर आप हेडिंग डाल देंगे। लिखेंगे नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ से मैदान में बने जलाशयों से वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं। इन परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव व नियंत्रण आदि को कुर्बान करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों इस पार्ट का उत्तर। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लाभ और हानियाँ आप यहाँ पर से देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न और इसमें पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। कितना लिखना आपने? 120 शब्दों में। तो फर्स्ट है यहाँ पर राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे इसका राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में पीने का जल एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आमतौर पर अपनाया जाता है। इस तकनीक से हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते हैं। इनका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। इसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। ये घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जोड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका यानी टंकी तक पहुंचता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा जल का संग्रह किया जाता था। टांका में जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला स्रोत बनाता है। वर्षा जल को प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। कुछ घरों में टांकों के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। आज राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उत्तर इसका थोड़ा लंबा है बच्चों, लेकिन ध्यानपूर्वक लिखें, इसे याद भी करते रहें साथ साथ। तीसरे प्रश्न का सेकंड पार्ट है परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की
पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। तो उत्तर आप लिख सकते हैं, प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और अपनी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। आधुनिक काल में भी भारत के कई राज्यों में इन परंपरागत विधियों को अपनाकर जल संरक्षण किया जा रहा है। जैसे राजस्थान के बहुत से घरों में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टांकों का निर्माण किया जाता है। इसमें वर्षा के जल को संग्रहित करके उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार कर्नाटक में मैसूर जिले में स्थित एक गांव में ग्रामीणों ने अपने घरों में जल आवश्यकता की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था से की हुई है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खदीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल और कूल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए लगाई हैं। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। यही तरीका आधुनिक समय में भी अपनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक काल में भी परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किया जा रहा है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपने सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ से देख के लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।